सो अब हम पढ़ेंगे एल्केन्स की प्रिपरेशन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जितने भी है उनमें से एल्केन्स की पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम। सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर मेन सोर्स ऑफ एल्केन, जिसको हमने जो है चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही हमने देखा था, है ना। आप मेथड्स पढ़ते हैं, जो पहला मेथड हमारा होगा वो क्या है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब आपको याद होगा, है ना, चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था, कोई भी हाइड्रोकार्बन है जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वो हो जाता है अनसैचुरेटेड, राइट। सो डाइहाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन्स एंड अल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल, तो अल्केन बन जाता है। बेसिकली क्या समझा रहा है कि यहाँ पे मान लो कि ये एक हाइड्रोकार्बन है जो कि अनसैचुरेटेड है, एंड यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक हाइड्रोकार्बन है जो कि इथीन है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब CH3 बन जाएगा जो कि एक एल्केन है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है पहला वाला, दैट इज़ फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एंड ये आपको कैटलिस्ट का नाम याद रखना है, एंड इनको हम किस स्टेट में लेते हैं वो याद रखना है। सो प्लैटिनम ले सकते हो आप, पैलेडियम ले सकते हो या फिर निकल ले सकते हो, एंड ये सब जो है फाइनली डिवाइडेड होने चाहिए। सो फाइनली डिवाइडेड होंगे तो क्या हो जाएगा, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड सरफेस एरिया बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, दिस मेटल्स कैन ईजिली एब्जॉर्ब द डाइहाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस, ठीक है। या आप एब्जॉर्प्शन चैप्टर में जो है और भी अच्छे से पढ़ोगे, आपको कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जब ये मेटल्स जो है डाइहाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं है, ये एब्जॉर्ब है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, पर आप बाद में जो है समझ जाओगे सरफेस टेंशन वाली चैप्टर में। तो यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को, इनके बीच का जो बॉन्ड है इसको एक्टिवेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि ये एल्कीन्स के साथ अच्छे से रिएक्ट कर पाए। तो अब रिएक्शन को देख लेते हैं हम। तो रिएक्शन ये यहाँ पे हमने अभी जो एग्जांपल करा उसी रिएक्शन को दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो किसका है, प्रोपीन का है। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन होंगे एंड एक जो है आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपाइन, जैसे कि नेक्स्ट में है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे, इस बॉन्ड को तोड़ दोगे, एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को आप ऐड करोगे, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, अल्केन या फिर प्रोपेन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज़ ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन में क्या होगा, पहले स्टेप में आप एक हाइड्रोजन को ऐड करोगे एंड फिर एक और को, ठीक है। तो पहले इस बॉन्ड को एक बार तोड़ोगे एंड यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, तो बेसिकली एल्कीन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप होगा उसको हम लिख लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा ऐसा होगा जो कि एक एल्कीन बनेगा, एंड इसके बाद वाले जो स्टेप होगा फिर से हम एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपना प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। सो प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटलिस्ट द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड विद द निकल कैटलिस्ट। तो जब आप निकल कैटलिस्ट का यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर देने की ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर प्लैटिनम एंड पैलेडियम की प्रेजेंस में आप करना चाहते हो तो वो रूम टेम्परेचर में ही कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन। सो द सेकेंड प्रिपरेशन मेथड इज़ फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स के बारे में आपने अभी पढ़ा तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं मिथाइल ग्रुप की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, CH3। हैलाइड का मतलब कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप CH3Cl को लिख सकते हो अल्काइल हैलाइड, या फिर मोर स्पेसिफिकली मिथाइल क्लोराइड। तो अगर हम मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन को लेते हैं, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं जिंक एंड डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, ये Cl सब्सटीट्यूट हो जाता है हाइड्रोजन से, एंड यहाँ पे HCl निकल के आ जाता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, ठीक है। फ्लोराइड्स के केस में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्यों, वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि हम जिंक ही क्यों यूज़ करते हैं ना, तो देखो जिंक जो होता है ना वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। जिंक में बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट होता है दैट इज़ 3d10 4:2 इफ़ यू नो। तो यहाँ पे जो है ये इस 2 कार्बन को छोड़ना चाहेगा टू गेट द अल्टीमेट स्टेबिलिटी, है ना। तो अगर इसको छोड़ना चाहेगा मतलब ये किसी और को रिड्यूस करना चाहेगा, सो दैट्स वाई ये इसको जो है ईजिली रिड्यूस कर देता है, एंड हम जिंक को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो एग्जांपल है क्लोरोइथेन का, ठीक है। तो क्लोरोइथेन मतलब पहले तो आपको इथेन का जो है इथेन आप लिख लोगे पहले, ठीक है। उसके बाद उसका एक हाइड्रोजन जो है आप रिप्लेस कर दोगे क्लोरीन से, दिस इज क्लोरोइथेन। एंड इसको क्या करना है, जिंक
के प्रेजेंस में जो है आपको रिड्यूस करना है, ठीक है, एंड एसिडिक मीडियम होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, ये इथेन बन जाएगा, ठीक है, एंड HCl यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन के साथ। जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन, तो पहले प्रोपेन लिख लेना, उसके बाद एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना क्लोरीन से, एंड उसके बाद जो है हाइड्रोजन से उसको रिड्यूस करवा देना, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा दैट इज़ प्रोपेन, ठीक है। सो ओके, इसके बाद यहाँ पे ऊर्जा रिएक्शन है, तो यहाँ पे इन्होंने जो ये इसका जो एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया कि फ्लोराइड जो अल्काइल फ्लोराइड से रिएक्शन क्यों नहीं कर पाते। देखो ये जो यहाँ पे अगर आप CH3F लेते तो ये रिएक्शन नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ना कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच, वो पहली बात तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड दूसरी बात जो है फ्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, आयोडीन जो है एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, पर फ्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसके कारण जो है ये बॉन्ड भी टूट नहीं पाएगा एंड ये रिएक्शन अच्छे से हो नहीं पाएगी, तो आप जो है फ्लोराइड्स को हम इस रिएक्शन में नहीं लेते, राइट गाइस। नेक्स्ट हम करेंगे ऊर्ज रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स एंड एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। सो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे भी आपको अल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है पहले, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट करते हैं हम उसको सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, राइट, ड्राई ईथर क्यों, ताकि वो मॉइस्चर फ्री रहे, ठीक है, एंड हम जो है हायर एल्केन्स को बनाते हैं। हायर का मतलब है जितने आपने जो है कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड लिए थे उससे बड़ा या फिर उससे ज़्यादा कार्बन के नंबर वाले यहाँ पे आपको अल्केन एज अ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इवन नंबर वाले कंपाउंड ही आपको मिलेंगे, इवन नंबर वाले कार्बन जहाँ पे हो गए ऐसे प्रोडक्ट ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से करोगे तो एकदम ईजी हो जाएगा। तो पहला जो सबसे ईजी एग्जाम्पल है उसको हम लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोमिथेन, ठीक है, एंड यहाँ पे हम 2 Na+ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो है 2 अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली होगा क्या, इसको थोड़ा जूम करते हैं, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ से NaBr निकल जाएगा, ठीक है, सो 2 मोल NaBr निकल जाएगा एंड ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ ईथेन, ठीक है, विच इज़ एल्केन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 कार्बन है, तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर कार्बन वाला जो है एक एल्केन यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रोमो इथेन का, यहाँ पे भी सेम मेथड करोगे आप, यहाँ पे आप NaBr को बाहर निकाल दोगे, जो प्रोडक्ट हमारा बन के आ जाएगा दैट इज़ N ब्यूटेन या फिर नॉर्मल ब्यूटेन। तो ऊर्जा रिएक्शन आपको ऐसे याद रखनी है। What will happen if 2 different alkyl halides are taken, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किया, पर इसको हम करेंगे कि अगर हम 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पे हमने सेम टाइप के अल्काइल हैलाइड्स ले रखे थे, ठीक है, पर अगर हम डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, उस केस में मिक्सचर बनेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स का। तो मान लेते कि हमने एक मिथाइल ब्रोमाइड लिया एंड दूसरा है जो हमने एक इथाइल ब्रोमाइड लिया, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा आप बताओ। पहले तो जो यहाँ पे 2 Na है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से NaBr निकल जाएगा। पहला जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो एक मिक्स प्रोडक्ट जो कि है, ठीक है, जो कि है एक प्रोपेन, ठीक है। दूसरा जो बनेगा, अगर आप C2H5Br के साथ एक और मोल C2H5Br लेते हो तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका इन दोनों के बीच का, सो ये क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल ब्यूटेन C4H10, ठीक है। फिर इसका जो दूसरा मोल अगर हम लेते हैं यहाँ पे एक Br और ऐड करते हैं Na के साथ, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इथेन C2H6, ठीक है। तो ये जो एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको फॉर्म देखने का मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप आंसर में लिख लेना। सो द नेक्स्ट इज़ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्केन को जो है कैसे फॉर्म करेंगे। सो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग, तो पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी आप लोगे उसका आपको सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, विद द सोडा लाइम। अब ये सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम इज़ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। सो पहले आप क्या लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लोगे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे एंड एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन मिक्सचर से कोई भी कंपाउंड का बाहर निकल जाना। तो यहाँ पे किस चीज़ का एलिमिनेशन होगा, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, एंड जिसके चलते जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा ऑब्वियसली। तो एक रिएक्शन देख लेते हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, सोडियम इथेनॉइड, ठीक है, सोडियम इथेनॉइड लेंगे एंड उसके साथ क्या लेंगे, सोडा लाइम, मतलब कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर,
ठीक है। हीट करेंगे तो जो कंपाउंड बन करके आएगा, मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ से CO2 निकल जाएगा, है ना, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो पहले क्या कंपाउंड बनेगा, पहले यहाँ पे देखो Na2CO3, ठीक है, यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे CO3। तो पहले तो ये Na2CO3 निकल जाएगा एंड ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ के मीथेन बन गया, ठीक है। अब ये जो है फर्दर टूटेगा, Na2O एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 मिक्सचर से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द एलिमिनेशन प्रोसेस एंड इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन की बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का डी मतलब कि एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकालने के लिए क्या प्रोसेस था, सोडा लाइम लेंगे, हीट करेंगे उसको एसिड के सोडियम सॉल्ट के साथ, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाए। सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, ठीक है। हमें एक एल्केन दे रखा है जिसमें कार्बन नंबर कितना है 3, हमें एक ऐसा एल्केन बनाना है, तो प्रोपेन बनाना है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें प्रोपेन बनाना है। तो हम कौन सा एसिड लेंगे, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि प्रोपेन बनेगा तो रिएजेंट में एक कार्बन ज़्यादा रहा होगा, है ना, तभी एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हम 4 कार्बन वाले एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सोडियम सॉल्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने कार्बन लोगे, 4 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4, सो 4 कार्बन यहाँ पे इसका सोडियम सॉल्ट ले लोगे, क्या निकल जाएगा, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे प्रोपेन बन के रेडी हो गया हमारा, ठीक है। तो बेसिक फंडा क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट होगा उससे रिएजेंट में एक कार्बन का नंबर जो है ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आप क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड से ही जो बनता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आप एसिड चैप्टर में इनको पढ़ोगे और भी डिटेल में एसिड्स को, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एक, ठीक है। इसका हम क्या लेंगे, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट, मतलब कि हाइड्रोजन के जो है हम रिप्लेस कर देंगे, इसका सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है। एंड फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे एंड उनके इलेक्ट्रोलाइसिस से हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, अल्केन मिल जाएगा, जो कि एक इवन नंबर वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि ऊर्ज रिएक्शन में हमें एक इवन नंबर वाला जो है अल्केन मिला था, वैसे ही सेम यहाँ पे होता है कोलबे के इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। एंड यहाँ पे जितने भी मैं आपको नेमिंग रिएक्शंस बता रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको आप अलग से इसको लिख सकते हो किसी पेपर में कि एक ऊर्ज रिएक्शन हो गया, ठीक है, दूसरा जो है कोलबे का रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक शीट मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको टेलीग्राम चैनल में कि जितने भी आपके नेमिंग रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी के, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्या लेते हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट मतलब पहले तो आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो दिस इज द एसिटिक एसिड। अब अगर इसका हम सोडियम सॉल्ट लेंगे तो क्या करेंगे, H+ को आप रिप्लेस कर दोगे Na पॉजिटिव से, ठीक है। यहाँ पे आप पोटेशियम भी ले सकते हो, पर यहाँ पे फिलहाल सोडियम का हमने सॉल्ट लिया। सो सोडियम एसीटेट, ठीक है, इसका हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो जाएगा, जो नेट हमारी रिएक्शन होगी, यहाँ पे देखो ये 2 CH3 अपने जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही होगा, CO2 निकल जाएगा बाहर एंड यहाँ पे क्या बन गया, आपका इथेन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2H2O का मतलब क्या है, 2 H+ एंड 2 OH, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सोडियम जो है NaOH बाहर निकल लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से जो है इसको अगर हम ऐसे लिख लेते, तो यहाँ से जो है 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा एंड इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगी। तो जो प्रोडक्ट हमारा मिलेगा वो होगा एक इवन नंबर वाला एल्केन, जो कि आपका क्या है, यहाँ पे इथेन है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एनोड एंड कैथोड की जो है अलग से रिएक्शन दे रखी है इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पहले आप देखो, पहले जो कंपाउंड हमने ले रखा था दैट इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो वो पहले क्या होगा, सोडियम को हम बाहर निकाल लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एनोड में होता है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड में होता है रिडक्शन, ठीक है। तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, पहले हम इस एसीटेट आयन को लेंगे, ठीक है, एंड इससे जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि इसका ऑक्सीडेशन हो पाए, राइट। तो 2 मोल एसीटेट आयन से अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। एंड यहाँ से जो है हमने 2 मोल से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 7, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये एक फ्री रेडिकल बन गया, एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इस मिथाइल से एक इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा 2 मोल, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है मिथाइल फ्री रेडिकल आपका जो है बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिथाइल फ्री रेडिकल एंड दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, हमारा इवन नंबर वाला एल्केन प्रोडक्ट जो है बना लेंगे। तो बेसिकली अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलबे का जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें आपका जो एल्केन है वो कहाँ बनता है, एनोड में या फिर कैथोड में, तो आपको ये मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। तो कहाँ पे बनता है, आकर एनोड में बनती है, ठीक है। तो कैथोड में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। कैथोड में पहले तो वाटर जाएगा, ठीक है। अब वो जो वाटर था, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या बन जाएगा, एक OH माइनस एंड यहाँ पे H फ्री रेडिकल एंड 2 हाइड्रोजन का जो है फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। एंड यहाँ पे जो OH है ये कहाँ से जुड़ेगा, आपको पता है कि OH यहाँ पे जो है वो इस वाले सोडियम से जा कर के जुड़ जाएगा एंड NaOH फॉर्म कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी 2 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट आप लोगे, ठीक है। नेट रिएक्शन में ये जो बनेगा ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा एनोड में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा कैथोड में। तो यही 2 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, वाई, ठीक है। तो अब इसका आप आंसर बताओ। देखो मीथेन में कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन होंगे, तो अब कोलबे के जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें हम इवन नंबर वाले एल्केली बना सकते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। एंड दूसरा पॉइंट है यार, कोलबे इज़ लाइक अ डी कार्बोक्सिलेशन, है ना, कि स्टेप डाउन प्रोसेस है ये। यहाँ पे एक कार्बन जो है कम हो रहा है, तो अगर हमें प्रोडक्ट में मिथेन बनाना है तो उससे एक कार्बन वाला कोई रीजन तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न कि मिथेन हम जो है इस प्रोसेस से प्रिपरेशन नहीं कर सकते मिथेन का। नेक्स्ट थिंग इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम जो है एल्केन का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा देख लेते हैं। Alkanes are almost non-polar molecules because of the covalent nature of the कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। एल्केन पोलर टाइप के नहीं होते, दिस आर नॉन पोलर, क्योंकि जो है इनके बीच में कोवलेंट नेचर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है कार्बन एंड कार्बन के बीच में तो 0 है, एंड हाइड्रोजन के बीच में भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने लिख रखा है, दैट इज़ ड्यू टू वेरी लिटिल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। दे पोजेस वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, इनके बीच में कोई आयनिक बॉन्ड तो है नहीं, तो इसका मतलब बहुत ही वीक बॉन्ड होगा, दैट इज़ वैंडरवॉल फोर्सेस, ठीक। ड्यू टू द वीक फोर्सेस द फर्स्ट 4 मेंबर्स, ठीक है, दे आर गैसेस, राइट। जो भी आपके मिथेन, इथेन, प्रोपेन होते हैं एंड ब्यूटेन होते हैं, दे आर गैसेस, ठीक है। उसके बाद के जो होंगे 5 से लेकर के 17 तक दे आर लिक्विड्स, एंड 18 कार्बन एटम से बाद के जो होंगे दे विल बी सॉलिड्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इथेन की बात करें, इनके बीच के जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, सो दैट्स वाई दे प्रेफर टू बी इन अ गैशियस फॉर्म। पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चेन की बात करें, जैसे कि हम जो है कार्बन 19 की बात करें, तो उस केस में क्या होगा, वैंडरवॉल फोर्स वीक होता है, पर क्योंकि कार्बन का नंबर बहुत ज़्यादा है तो अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एंड दैट्स वाई दे आर सॉलिड्स। तो ऐसे करके आपका जो है इनका फेजेस आपको पता चल गया। पहले 4 मेंबर्स होते हैं गैसेस, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे लिक्विड्स, एंड उसके बाद सॉलिड्स। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सोलिबिलिटी ऑफ एल्केन्स इन वाटर, ठीक है। वाटर में इनकी सोलिबिलिटी का जो ऑर्डर है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है। सो पेट्रोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड यूज एज फ्यूल, जिसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया ऑलरेडी। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर यूज्ड फॉर द ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। तो बेसिकली आपको यहाँ पे हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं वो कि सोलिबिलिटी का मतलब सोलिबिलिटी का ट्रेंड कैसा होता है एल्केन्स का। तो देखो पेट्रोल एंड जो लोअर फ्रैक्शन वाले पेट्रोलियम होते हैं उनका हम किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए क्लोथ्स के, राइट, टू रिमूव द ग्रीस स्टेन्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो आपको यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इसके बेसिस में क्या आप सोच सकते हो कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ देयर नेचर ऑफ ग्रीसी सब्सटेंस। ग्रीसी का मतलब यहाँ पे क्या है, चिपचिपापन जो होता है, दैट इज़ ग्रीसीनेस, ठीक है। सो यू आर करेक्ट इफ़ यू से दैट द ग्रीसी द मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स इज नॉन पोलर। आप सही हो अगर आपको लगता है कि वो जो हायर हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर था वो नॉन पोलर नेचर का था, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अगर वो नॉन पोलर नेचर के होंगे ना तो वो हाइड्रोफोबिक होंगे। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो जाता है? वाटर से डरते हैं जो लोग, उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोवर्ड का मतलब क्या है? वाटर। फोबिक का मतलब है फोबिया से, ठीक है। तो इसका मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हो जाता है? जो वाटर को पसंद नहीं करते। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? वाटर लविंग, ठीक है गाइज। सो अल्केन्स और द हायर अल्केन्स जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह जो भी मिक्सचर होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं एंड दैट्स वाई दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो चूँकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं इसीलिए हम इनको ड्राइंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, इनको ग्रीसी सब्सटेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलिबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है इनके नॉन पोलर नेचर से, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज पोलर सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जो कि हमें पता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। जो पोलर सब्सटेंस हो गए वो इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, एंड जो नॉन पोलर होंगे वो इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे नॉन पोलर सब्सटेंस में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एल्केन की या फिर जो हाइड्रोकार्बन एल्केन से, तो उनमें क्या होता है? दे आर नॉन पोलर इन नेचर। पर अगर हम वाटर की बात करें, वाटर तो पोलर नेचर का होता है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगा, है ना। एल्केन जो है वाटर में अच्छे से सॉल्युबल नहीं होगा। अब ये तो आपको पता होना चाहिए यार कि जो वाटर है वो पोलर नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो अब इतनी बातें हो गई, तो हमें यहाँ से सॉल्युबिलिटी का जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था हमें, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन्स इन वाटर, ये हमें समझ में आएगा कि एल्केन्स जो है बहुत अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाते वाटर जैसे पोलर सब्सटेंस में, ठीक। नेक्स्ट जो चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट एल्केन्स, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड आता है वो कैसा आता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ठीक है, विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। जितना इनका जो है मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज़ ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर वैन डेर वाल्स फोर्स, क्योंकि जितना इनका जो है कार्बन का नंबर आप बढ़ाओगे तो उससे क्या हो जाएगा? इनके बीच में जो है मोलिकुलर मास बढ़ेगी, पहली बात, एंड दूसरी बात वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा, एंड उसके चलते क्या होगा? इनके बीच का जो है बॉन्ड तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो द फोर्सेस इंक्रीज विद द मोलिकुलर साइज और द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने अभी बात की। यू कैन मेक एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बाय हैविंग लुक ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होने से बॉइलिंग पॉइंट एकदम सेम हो जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि जो आइसोमर्स होते हैं उनमें मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा ना तो बॉइलिंग पॉइंट में भी असर पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो पेंटेन के आपको 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स पता है आपको, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। एक तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, एक नॉर्मल पेंटेन, दूसरा जो है वो आइसो कंपाउंड आएगा आपका। सो दिस इज द आइसो कंपाउंड, एंड जो तीसरा आता है वो क्या आता है अपना 1 2 3 4 5, सो दिस इज द न्यू, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच का क्या बॉइलिंग पॉइंट सेम आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं आएगा, हालांकि इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला आता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इनका जो है सेम ही आता है, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम आता है पर इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? बेसिकली यहाँ पे आप देखो, सो द पेंटेन हैविंग द कंटिन्यूस चेन, मतलब कि नॉर्मल पेंटेन की बात कर रहा है, ठीक है, दैट विल बी द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। वेरएज जो थर्ड वाला हमने लिखा था देयर इज़ अ न्यू पेंटेन, ठीक है, उसके केस में बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा। अब ऐसा क्यों होता है? ब्रांचिंग के साथ कैसा इफेक्ट होता है देखो। सो जितना आपका ब्रांचिंग ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, ठीक है। क्या होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है जिस भी कंपाउंड में, तो ये एक स्फेरिकल सा शेप जो है एक्वायर कर लेता है ना, एक स्फेरिकल सा शेप बन जाता है। तो इसका जो बाकी मॉलिक्यूल्स होगा वो इसके साथ अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा ड्यू टू दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसके चलते इनको तोड़ना बहुत आसान है, राइट। पर अगर हम उसी में नॉर्मल पेंटेन की बात करें, एन पेंटेन की बात करें, तो एक के ऊपर एक कंपाउंड जो है अच्छे से फिट बैठ सकता है ना। तो इनके बीच का बॉन्डिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर ये जो टर्शियरी का केस है, इसके केस में ये लोग अच्छे से नहीं जुड़ पाते हैं, जिसके चलते कम टेम्परेचर में या फिर रूम टेम्परेचर में आप इनको अच्छे से तोड़ सकते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही
कम होता है। सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो इसको एक बार एनसीईआरटी की भाषा में देख लेते हैं। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, द शेप, या इसके जाए एक, इट अटेन्स द शेप ऑफ स्फीयर, स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर द फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये जो है रिलेटिवली कम टेम्परेचर में ही हम जो है इसको तोड़ पाते हैं। सो दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न। नेक्स्ट लेट्स कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा हमने, राइट। So as already mentioned, alkanes are generally inert toward the acid bases and oxidizing and reducing it। जैसे कि हमने पढ़ा था कि alkanes जो होते हैं वो जनरली inert नेचर के होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है। दे रिएक्ट ओनली अंडर द सर्टेन कंडीशंस। जैसे कि अगर हम पहली रिएक्शन की बात करें एल्केन्स की, केमिकल रिएक्शन में जो पहला आएगा वो आएगा अपना सब्सटीट्यूशन रिएक्शन।